हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 में है। और लेक्चर 9 में मैं क्या पढ़ूंगा इसको बताने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने अब तक किया क्या है। इस चैप्टर में लेक्चर 1 में मैंने कार्बोकेटायंस के बारे में बात किया ताकि एल्कीन्स के रिएक्शन समझ में आए, क्योंकि एल्कीन्स के रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनते हैं। फिर मैंने फ्री रेडिकल्स पे भी है ना, फ्री रेडिकल्स के ऊपर भी लंबी बातचीत की, फ्री रेडिकल्स पे बातचीत की, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो है वो एल्केन्स फ्री रेडिकल से रिएक्शन देते हैं, मैकेनिज्म से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन देते हैं। और यही नहीं, कई बार एल्कीन्स भी जो है ना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में है ना फ्री रेडिकल रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो वो चीज आ जाएगी, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको। तो इसलिए फ्री रेडिकल मैंने पढ़ाया आपको लेक्चर 3 में, और लेक्चर 4 में मैंने आपको एल्केन्स का प्रिपरेशन बताया। ठीक है, प्रिपरेशन बताया। ठीक, लेक्चर नंबर 5 में मैंने एल्केन्स की प्रॉपर्टीज बताई, एल्केन्स की प्रॉपर्टीज बताई। लेक्चर 6 में, लेक्चर 7 में और अब तक लेक्चर 8 में मैंने एल्कीन्स की लेक्चर 6 में मैंने एल्कीन्स का प्रिपरेशन बताया, इसमें एल्कीन्स का प्रिपरेशन बताया। और 7, 8 और लेक्चर 9 में भी 10 भी जाएगा, ये एक लेक्चर और लगेगा। इन लेक्चर्स में, मतलब 7th में, 8th में और आज 9th में मैं एल्कीन्स के का जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यूड है। ठीक है, एल्कीन्स का प्रॉपर्टीज जो हैं, एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कंटिन्यूड है। ठीक है, अब एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब तक जो है ये इतना काम मैंने किया है। आज लेक्चर 9 में भी हम एल्कीन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हो सकता है कि आज ये खत्म हो जाए और लेक्चर 10 में हम एल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना। अब एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा है तो वो भी जानिए। एल्कीन्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहला रिएक्शन जो मैंने आपको बताया था वो था हाइड्रोहेलोजिनेशन, जिसपे मैंने डिटेल बातचीत की है आप लोगों के साथ। ठीक है, दूसरा मैंने ये भी बताया कि कैसे है ना जनरली एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड किया जाता है, जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है एल्कीन्स देते कैसे हैं, एल्काइंस देते कैसे, वो बताया। फिर मैंने हेलोजिनेशन पे काफी लंबी बातचीत की और काफी हम लोगों ने क्वेश्चंस किए। ये सब चीजें मैंने लेक्चर नंबर 7, 8 में की है जो मैं बता रहा हूं। फिर मैंने 4th जो है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस पे काफी बातचीत की, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन पे काफी बातचीत की। 5वीं बात हमने हाइड्रेशन रिएक्शन पे भी लास्ट टर्न पे बातचीट की। हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हाइड्रेशन रिएक्शन में भी मैंने आपसे बात किया कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, या ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या होता है, या मैंने बताया कि कुचरोव रिएक्शन क्या होता है। ये भी बताया मैंने कि है ना एसिड कैटलाइज्ड है ना हाइड्रेशन क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने डिटेल बातचीत की है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। और कोई भी व्यक्ति अगर लेक्चर 9 से शुरू कर रहा है तो उसे समझने में दिक्कत होगी। कोई भी अगर यहां से शुरू कर रहा है तो उसे बेसिकली पहले लेक्चर नंबर 1 से शुरू करना चाहिए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बेहतर होगी। तो मैंने 5 रिएक्शंस आज तक बताए हैं, ये 5वें में 4 और रिएक्शंस थे। 6th रिएक्शन जो हमारा है वो मैं यहां शुरू कर रहा हूं। 6th रिएक्शन है डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन। डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या होता है समझा जाए तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन जो है एल्कीन्स देते हैं और ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें अक्सर क्या होता है, एक डाइन होता है। डाइन उसे कहते हैं जहां कॉन्जुगेटेड डाइन लेते हैं, इस डाइन है ये। ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड होना जरूरी है, कॉन्जुगेटेड डाइन ले लेते हैं। और एक ऐसी चीज लेते हैं जिसमें एक पाई बॉन्ड हो और साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, कई बार नहीं भी होता है, लेकिन जनरली है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पाया जाता है। ये इसको डाइनोफाइल कहते हैं, डाइनोफाइल कहा जाता है।
डाइनोफाइल का मतलब डाइन, डाइन और फाइल कम्स फ्रॉम द वर्ड फिलिक, तो फिलिक मींस लविंग, ठीक है। तो जो भी इस कॉन्जुगेटेड डाइन के टुवर्ड्स एफिलिएशन या अफेक्शन फील करता है, डाइन लविंग जो स्पीशी होती है उसको डाइनोफाइल कहते हैं। तो डाइएल्डर्स रिएक्शन डाइन और डाइनोफाइल के बीच का एक रिएक्शन है। ये रिएक्शन जो है इसमें ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसमें सिर्फ हीट करना होता है, ठीक है, हीट करना होता है। इट इज अ, पहली बात, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन। और इसमें बीच में सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो होगा क्या, धीरे धीरे ये बॉन्ड जो है वो वीक होने लगेगा और इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे, यानी धीरे धीरे ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वीक होने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होने लगेगा, फिर ये बॉन्ड वीक होने लगेगा, इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे और यहाँ पे जो है स्ट्रांग, ये बॉन्ड स्ट्रांग होने लगेगा। और फिर ये सीधा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, मतलब ये क्षण भर के लिए बनेगा और सारे इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट हो जाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। वैसे ये आयनिक मैकेनिज्म से नहीं होता है कि ये इधर चला जाता है इसलिए ये बॉन्ड बन जाएगा, ये इधर आ जाता है इसलिए यहां बॉन्ड बनेगा, ये टूट जाएगा, और ये यहां आ जाएगा इसलिए यहां पे भी एक, है ना, बॉन्ड बन जाएगा। ऐसा तो कुछ इस तरह का होता है। तो आप अक्सर इसको एग्जाम में कोई आपको मैकेनिज्म लिखने तो आता नहीं, आपके एग्जाम जो है अक्सर, है ना, ऑप्शन बेस्ड एग्जाम होते हैं, है ना, जिसमें ऑप्शंस आते हैं। तो याद रखिएगा ऐसे एग्जाम में आप सीधा आयनिक मैकेनिज्म से भी कर सकते हैं कि ये इधर, ये इधर, ये इधर, जैसे ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, रियलिटी में ये ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, कोई बॉन्ड ऐसे टूटता नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब इसको बनने दीजिए, जहां जहां एस लिखा है वो बॉन्ड बना दीजिए और जहां जहां डब्ल्यू लिखा है वो बॉन्ड तोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड तोड़ दिया, यहाँ एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ पे कैसे हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। वो रिएक्शंस जिसमें साइक्लिक रिंग बनती है उसको हम पेरीसाइक्लिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, पेरीसाइक्लिक, ठीक है, इज अ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो डाइल्स एल्डर जो है रिएक्शन एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। तो हम लोगों ने बस इतना ही है इस रिएक्शन में, इसमें कुछ, है ना, अलग से कुछ भी नहीं है जो इसमें करना। अब इतना ये हर बार यही चीज होगी। तो मैं तो जानता हूं कि यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनता है, पर मैं स्टूडेंट्स को ये सलाह दूंगा कि आप ऐसे कर लिया कि ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, डायरेक्ट कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि आप थ्योरी तो सीख गए हैं डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन की, आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन में अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है क्या, कि इनमें से कौन डाइन की तरह एक्ट कर सकता है। तो डाइन की तरह एक्ट करने के लिए ऐसा लगता है जैसे ऐसे होना जरूरी है, क्योंकि इधर बॉन्ड बनता है, तो ये नहीं करेगा, करेगा इसलिए क्योंकि मैंने कन्फॉर्मर्स बताया था, कन्फॉर्मर्स में बताया था आइसोमेरिज्म चैप्टर में, कन्फॉर्मर्स टॉपिक है, शायद 2-3 लेक्चर बाद है, उसमें मैंने बताया था कि सिंगल बॉन्ड के अबाउट चीजें रोटेट करने की टेंडेंसी रखती हैं, इसलिए ये भले ही देखने में ऐसा है पर ये रोटेट करके ऐसा बड़े आराम से हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, अगर ये रोटेट नहीं कर पाता तो डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन के लिए इसको ऐसे और इधर वाले डाइन को ऐसे होना पड़ेगा तब जाके होगा। तो अगर ये इधर की तरफ मुड़ा होता और फिक्स्ड रहता, है ना, रिजिड रहता, तो नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट घूम जाएगा, ये बिल्कुल डाइन की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये डाइन है ही है, ये भी ऐसे मुड़ा हुआ है, बिल्कुल डाइन की तरह काम कर सकता है। ये डाइन की तरह नहीं काम करेगा, क्योंकि डाइन की तरह काम करते वक्त ये बॉन्ड इधर आ जाता है, ये दोनों बॉन्ड गायब होकर यहां आ जाएगा अगर बॉन्ड, तो ये एरोमेटिसिटी लूज कर जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए जनरली एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है वो डाइल्स एल्डर्स रिएक्शन इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं एरोमेटिक कंपाउंड्स डोंट give Diels Elder reaction because they lose की स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है छोड़ो, because they lose their aromaticity,
एरोमेटिसिटी, दे लूज देयर एरोमेटिसिटी। ये क्वेश्चन ये भी नहीं शो करेगा क्योंकि अब ये इधर होता तो यहां और इसके अबाउट डाइसेल्डर्स हो जाता, लेकिन ये इधर है और ये इधर है, एक ऐसे सिसॉइड फॉर्म नहीं बन रहा है, ठीक है, और ये रिजिड भी है, घूम भी नहीं सकता, तो ये नहीं शो करेगा। ये एरोमेटिक है इसलिए नहीं शो करेगा, ठीक है, एरोमेटिक है। नैप्थलीन जो है वो नहीं शो करता है, ठीक है, नैप्थलीन जो है इसको नैप्थलीन कहते हैं, नहीं शो करेगा। हाँ, एंथ्रासीन जो है वो एक एक्सेप्शन है। एंथ्रासीन डाइसेल्डर्स रिएक्शन देता है, तो मैं इसमें क्वेश्चन कराऊंगा और यहां के अबाउट चीजें जुड़ती हैं, तो होगा क्या, जैसे इन दोनों के अबाउट जुड़ेंगी अगर, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये एरोमेटिक रह जाएगा, ये एरोमेटिक रह जाएगा और यहां डाइसेल्डर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो एंथ्रासीन के साथ अच्छी बात क्या है कि अगर ये एरोमेटिसिटी, अगर ये डाइसेल्डर रिएक्शन करता भी है तो इसकी 3 एरोमेटिक रिंग में से एक की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होती है, 2 की बरकरार रहती है, तो इसे एरोमेटिसिटी का इतना नुकसान नहीं होता है और इसकी स्टेबिलिटी पे बहुत फर्क नहीं आता है, ठीक है। इसलिए एंथ्रासीन जो है वो डाइसेल्डर रिएक्शन देगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग एरोमेटिक, ठीक है, तो इसको आप जो है मार्क कर लीजिए कि ये देगा। इसकी बात करिए, फिनैंथ्रासीन भी रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है, ये नहीं देता है, सो हम लोग फिनैंथ्रासीन कहते हैं और फिनैंथ्रासीन जो है ये रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। यहां आ जाइए, ये पायरोल है, अगेन इट इज एरोमेटिक, ठीक है, पायरोल है, एरोमेटिक है, नहीं देगा रिएक्शन, ठीक है। यहां पे इसको पिरिडीन है, इसको पायरोल कहते हैं, पायरोल कहते हैं, नहीं देगा, एरोमेटिक है। पिरिडीन नहीं देगा, ठीक है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक है, आऊंगा इसको भी जानबूझ के अलग से कर रहा, ये भी नहीं देगा। थायोफीन कहते हैं, एरोमेटिक है, थायोफीन है, नहीं देगा, इसको हम लोग पिरिडीन कहते हैं, पिरिडीन भी नहीं देगा, थायोफीन भी नहीं देगा, एरोमेटिक है, ठीक है। अब लेकिन फ्यूरान जो है वो देता है, इसलिए देता है क्योंकि, तो फ्यूरान 2 एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक फ्यूरान है और एक एंथ्रासीन है, जो डाइसेल्डर रिएक्शन देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्यूरान में बहुत अच्छा रेजोनेंस नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को टाइटली पकड़ के बैठ जाता है, तो ये आराम से रेजोनेंस में डीलोकलाइज नहीं हो पाता है, होता है पर उतना अच्छा नहीं होता, जैसे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये लोन पेयर बहुत आसानी से रेजोनेंस में होता है, या सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये बहुत आसानी से रेजोनेंस करते हैं, तो बहुत अच्छी एरोमेटिसिटी होती है, पर इसकी एरोमेटिसिटी इतनी स्टेबलाइजिंग नहीं है, इसलिए ये डाइसेल्डर रिएक्शन देता है और अपने आप को स्टेबलाइज करता है। तो फ्यूरान भी एक एक्सेप्शन है जो देगा। अब ये क्वेश्चन लास्ट बच गया है जो देगा कि नहीं, तो साहब ये देखने में तो लगता है इसमें तो डाइन नहीं है, पर ये डाइन की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये जो C ट्रिपल बॉन्ड N है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, तो एक तरह से यहां पाई बॉन्ड है और फिर अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड है, तो ये डाइन की तरह एक्ट कर सकता है, तो बिल्कुल ये भी देगा। डाइन इसी को कहते हैं, अगर ऐसा होता तो पक्का डाइन की तरह ही दिखता, डबल बॉन्ड, तो क्या मतलब है, एक पाई जो है वो दूसरे पाई के साथ रेजोनेंस में हमेशा होता है, एक पाई दूसरे पाई के साथ रेजोनेंस में हमेशा होता है, ठीक है। तो दूसरा पाई हो ना हो तो कहीं ना कहीं ये पाई और ये पाई एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो ये कॉन्जुगेट डाइन की तरह बिहेव करेगा और डाइसेल्डर रिएक्शन देगा। तो अब एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि डाइसेल्डर रिएक्शन में कौन लोग डाइन की तरह बिहेव करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या आते हैं कॉम्पिटिशंस में, तो कॉम्पिटिशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि डाइसेल्डर रिएक्शन आप कर पाते हैं कि नहीं। एक डाइसेल्डर रिएक्शन का जो प्रॉपर रिएक्शंस होते हैं वो भी पूछे जाते हैं कि हाँ भाई ये एक डाइसेल्डर रिएक्शन है, इसका क्या प्रोडक्ट होगा बताइए। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आइए करने की कोशिश करते हैं। अब डाइसेल्डर रिएक्शन पे ऐसे आते हैं, कंप्लीट द रिएक्शन, ये डाइन है, ये डाइनोफाइल है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोन, कभी कभी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है तो आप मना मत करेंगे, ना करेंगे। अच्छा, इसको मैं ट्रांजिशन स्टेट से ना करके डायरेक्ट कर रहा हूं जो मैंने सिखाया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बना देंगे, क्या हो जाएगा ऐसे ये बॉन्ड और ये यहां बॉन्ड, तो ये वाला बॉन्ड यहां आ गया, ये वाला बॉन्ड यहां चला गया और ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, हर बार एक ही बात करनी है। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा।
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, आप समझ रहे हैं। ठीक है, ये चीज बन जाएगी। फिर वही बात यहाँ पे, ये इधर, ये यहाँ बॉन्ड बनने लगेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये चीज ऐसे और ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स जो है ना, मैंने क्वेश्चंस मैं इसलिए लिख के रखता हूं ताकि है ना थोड़ा टाइम बचे लिखने का, मैं साथ साथ लिखूंगा तो ठीक है वो ठीक नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं लिख देता हूं, टाइम बचता है यहाँ पे। लेकिन आप वीडियो पॉज करके हमेशा क्वेश्चंस पहले खुद अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए कि मेरा सॉल्यूशन कैसा है और क्या आपका सॉल्यूशन और मेरा सॉल्यूशन मैच कर रहा है। तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ये चीज ऐसे आ जाएगी। अब आप सबने ये बनाया होगा मुझे विश्वास है। अब दिक्कत क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल है। क्या? इसमें जो डाइन है, अब तक जितनी भी डाइन्स हमने देखी थी वो सब सिमेट्रिकल थी। ये देखिए सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, ठीक है, ये भी सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल डाइन्स में एक से ज्यादा डाइलसेल्डर्स प्रोडक्ट बन सकता है। कैसे? इसको पलट लीजिए, ठीक है, या इसको ऐसे ले आइए, ऐसे ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, ये भी एक प्रोडक्ट मिल सकता है। ऐसे हो जाएगा। तो यहां पर ये चीज आ जाएगी, ये बॉन्ड, ये यहां बॉन्ड और ये यहां बॉन्ड और ये दो ऐसे लग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी मिल जाएगी। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि जब भी डाइन सिमेट्रिकल ना हो वहां पे दो डायल्डर्स प्रोडक्ट मिल सकते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा है तो आप इसको ना नेग्लेक्ट मार के भी कर सकते हैं। जैसे क्या ये है ही नहीं तो जो होता बाद में इसको ड्रॉ कर दीजिए। खैर उतना करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे करिए, ये बॉन्ड यहां, ये यहां से ऐसे जुड़ जाएगा, ये इधर, ये इधर, यहां से एक बॉन्ड बन जाएगा। क्या आ जाएगा देखिए, ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। पहले आप इसी को बनाइए ना, इसको बनाइए, इसको 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 ऐसे ऐसे बनाए और ये बाद में ऐड कर दीजिए। तो ये ऐसे बना, ये Cl लग गया और बाद में आपने इसको ऐसे ऐड कर दिया, ऐसे ऐड कर दीजिए, खत्म। ठीक है, तो कुछ नया नहीं है, ये हो जाएगा। अब देखिए, ये देखने में कभी हो सकता है क्लिक ना करे कि ये डाइलसेल्डर्स रिएक्शन है, क्योंकि ये अब डाइन की तरह दिख ही नहीं रहा। तो डाइन की तरह कैसे दिखेगा? जब ऐड करने पर इसको ऐसे कर लीजिए, घुमा लीजिए, कैसा आ जाएगा ये? इसको मैंने ऐसे घुमा लेता हूं, ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसा। ये आ जाएगा। अब ये फिर डाइन की तरह अब दिख रहा है, तो ये ऐसे कर लीजिए, यहां बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा, यहां बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, और ये तो रहा, और ये जो बीच का है इसको अलग से बना लीजिए आप, ऐसे ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने कहा था कि एरोमेटिक कंपाउंड से फ्यूरान जो है ना, वो डाइलसेल्डर्स रिएक्शन देते हैं, तो फ्यूरान को भी थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा लीजिए, ये ओ यहां आ जाए। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर वही बात, ये इधर, ऐसे, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऐसे, ये चीज ऐसे आ जाएगी। तो मैंने क्या बनाया, ये बना दिया ऐसे, और ये पहले से वैसे है, और ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी। अब ये जो बच रहा है इसको आप यहां पे बना दीजिए, ओ ऐसे, ओ बन जाएगा ऐसे। ये आ जाएगा। ठीक है, तो डाइलसेल्डर्स रिएक्शन में
आप देख रहे हैं कितने तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं। ऑलरेडी 2 रिंग वाले लोग भी जुड़ सकते हैं, एल्काइंस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलेगा क्या पाई बॉन्ड यहाँ भेजिए, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ भेजेंगे, यहाँ बॉन्ड बनेगा, और ये पाई बॉन्ड, तो क्या बनेगा। मुझे लगता है कि इसमें आपको है ना, ये बॉन्ड इधर ऐसे बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर आ गया, ये इधर चला गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड जरूर है, ये चीज बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये डाइनोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, डाइन की तरह भी एक्ट कर सकता है। ये तो डाइन भी हो सकता है और डाइनोफाइल भी हो सकता है, पर ये सिर्फ डाइन हो सकता है। तो इसको डाइन बनाइए, इसको डाइनोफाइल बनाइए। तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख रहा हूं, क्या इस सीएन को ना एक साथ लिख दे रहा हूं और ये डबल बॉन्ड को यहां ले आ रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मैं घुमा रहा हूं, ऐसे कैसे दिखेगा, ऐसे पाई बॉन्ड, और ये जो सी ट्रिपल बॉन्ड एन था ना, उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं सीएन, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो बड़े आराम से हो जाएगा रिएक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, और ये चीज सीएन में चेंज कर जाएगी, ठीक है। तब तक 9 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। एक क्वेश्चन और डाइल-सेल्टर्स रिएक्शन पे बच जाता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये भी जानें कि एंथ्रासीन कैसे इससे रिएक्शन देते हैं। तो एक क्वेश्चन वो बच जाता है, क्योंकि 2 ही एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो है ना इस तरीके से रिएक्शन देते हैं, डाइल-सेल्टर्स रिएक्शन देते हैं। एक फ्यूरान है, ठीक है, और दूसरा जो है एंथ्रासीन है, ठीक है। तो एंथ्रासीन कैसे रिएक्शन देता है, आइए उस पे ना 9th के बाद 10th क्वेश्चन करते हैं। तो ये एंथ्रासीन है और ये एक एनहाइड्राइड है। अब देखिए यहां पे मैंने कहा था कि एंथ्रासीन देता है रिएक्शन और इन दोनों पोजीशंस पे देगा सिर्फ। तो ये दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड है फ्यूरान के बाद जो डाइल-सेल्टर्स रिएक्शन देता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये डाइन की तरह एक्ट करेगा, ये और ये डाइन की तरह एक्ट करेगा और ये डाइनोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो एक काम करते हैं, वैसे ही करिए जैसे करते थे। ये बॉन्ड यहां बनाएगा ऐसे, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे टेढ़ा बना रहा हूं, ये यहां जुड़ेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा। तो बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको पहले बना रहा हूं और ये पाई बॉन्ड यहां आने से ये बेंजीन रिंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे एक कंप्लीट बेंजीन रिंग तो होगी, ठीक है, एक कंप्लीट बेंजीन रिंग होगी, ये आ गया, ये कंप्लीट बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है। और ये कंप्लीट बेंजीन रिंग हो गई और ये इधर आया, तो ठीक है। अब मैं इसे बना रहा हूं, इन दोनों को यहां और यहां बनाने के बाद इससे जोड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इतना बना रहा हूं अभी, यहां पे ये चीज बनी और फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, तो वही बना रहा हूं मैं, ये इससे जुड़ा हुआ है और फिर यहां आ गए और फिर ये इससे जुड़ा हुआ है, तो मैं यहां बना दे रहा हूं ऐसे। फिर यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड है, फिर ये COO ऐसे है, COO ऐसे आ जाएगा। और अब बचा ये कहां गया, ये और बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये जो है वो बेंजीन रिंग के साथ ऐसे आ जाए, ये अलग से आप बेंजीन रिंग यहां पे बना दीजिए। तो ये आपका डाइल-सेल्टर रिएक्शन का है ना प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने एक रिएक्शन और देख लिया है ना, जिसको हम लोग कहते हैं डाइल-सेल्टर्स रिएक्शन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन में अगला रिएक्शन जो है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। आइए ऑक्सीडेशन देखते हैं। अब 7th रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब ऑक्सीडेशन की जहां तक बात है तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस चैप्टर ही एक अलग पढ़ा है और इस चैप्टर के पहले पढ़ा है। वो उस चैप्टर में सारे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस जो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं सब एक जगह हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो उससे मैंने आपको एल्कीन्स और एल्काइंस के भी ऑक्सीडेशन के बारे में बातचीत की थी, ठीक है। एल्कीन्स और एल्काइंस के सारे ऑक्सीडेशंस के बारे में वहां बातचीत की थी। तो आप अगर उसको रेफर, मैं यहाँ पे लिस्ट जरूर कर दे रहा हूं कि कौन कौन से रिएक्शंस यहां होने चाहिए जो मैंने पहले पढ़ा दिया, ठीक है। एक्चुअली रिएक्शंस की सही जगह यही है, यहीं पे प्रिपरेशन के प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन के जगह मुझे यहां बताना चाहिए कि एल्कीन्स जो है कैसे ऑक्सीडाइज होते हैं, लेकिन चूंकि एक जगह कंसोलिडेटेड पढ़ने से फायदा होता है, इसलिए मैंने सारे ऑक्सीडेशन एक जगह बता दिए। तो मैंने पहले आपको ऑक्सीडेशन बाय इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बताया, जैसे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 पढ़ाया आपको, या एल्कलाइन KMnO4 बताया है, या KMnO4 इन एसिडिक मीडियम के कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये बताया, या फिर मैंने बताया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम कैसे ऑक्सीडाइज करता है बताया, ठीक है। मैंने आपको ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइंस में ओजोनोलिसिस बताया, ओजोनोलिसिस में भी 2 चीजें बताई मैंने,
ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस और रिडक्टिव ओजोनलिसिस के बारे में बातचीत की है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के बारे में बात की है। ठीक है, इसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन बाय पर आयोडिक एसिड HiO4 के साथ भी रिएक्शन बताई। ये तमाम आपको रिएक्शंस ऑक्सीडेशन के मैं पहले डील कर चुका हूं। चैप्टर का नाम है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस, और उसमें भी ये लेक्चर नंबर 6 और 7 है। ठीक है, तो आप ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस में लेक्चर नंबर 6 और 7 में जाके देखिए, इनको मैंने डिटेल में बताया। और जो लोग सीक्वेंशली पढ़ते आ रहे हैं उनको ये सारे रिएक्शंस पहले से पता होंगे क्योंकि वो पहले ही पढ़ चुके हैं। तो 7th रिएक्शन ये हो गया। 8th रिएक्शन जो है वो रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कैसा रिएक्शन होगा? तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जो रिएक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, कैसे रिएक्शन होगा समझिए मैकेनिज्म। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इसमें वाटर नहीं है, तो सिर्फ ये H2SO4 जो है, H2SO4 जो है वो H प्लस और OH में चेंज कर जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो आप जानते हैं कि एल्कीन्स जो है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे H प्लस, वो यहाँ अटैक करेगा, और इसलिए अटैक करेगा यहाँ पे क्योंकि जो कार्बोकेटायन बनेगा वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और बहुत स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। ठीक है, स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। आप मैंने बताया भी है, यहाँ पे यहाँ प्लस आएगा तो 1, यहाँ डिग्री, यहाँ आएगा तो 2 डिग्री, तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए H प्लस यहां जुड़ेगा, जिसको जुड़ने के लिए बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहां कार्बोकेटायन बनेगा जो कि 2 डिग्री होगा। तो ये आपका कार्बोकेटायन बनेगा CH प्लस CH3, और फिर ये O माइनस जो है वो यहां अटैक करेगा और आपको क्या मिलेगा? डायरेक्टली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जो मैं यहां लिख रहा हूं, RCHO SO3H और CH3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको 8वां प्रिपरेशन का रिएक्शन भी बता दिया। 7वां क्या था? 7वां था ऑक्सीडेशन, जो मैंने बताया। 8वां था रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब क्या है नेक्स्ट? 10वां रिएक्शन, 9वां रिएक्शन क्या हो जाएगा? आपको मैंने बताया है कि एल्कीन्स 2 मैकेनिज्म से रिएक्शन देते हैं, एक फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं और दूसरा फ्री रेडिकल एडिशन देते हैं। आमतौर पे एल्कीन्स के 99.99% रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही होते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में एल्कीन्स जो है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में स्पेशली फ्री रेडिकल एडिशन भी देते हैं। तो आइए उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। तो 9th रिएक्शन यही हो जाएगा, जिसकी प्रॉपर्टी भी है फ्री रेडिकल एडिशन इन एल्कीन्स। फ्री रेडिकल एडिशन इन एल्कीन्स। तो एल्कीन्स जो है फ्री रेडिकल एडिशन देते हैं, और मैं आपको पहले ही बता दूं कि फ्री रेडिकल एडिशन जो है, रिएक्शन जो है वो HF पेरोक्साइड के प्रेजेंस में नहीं देता। क्यों नहीं देता, मैं इससे बात करूंगा, है ना। HCl भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं देता। क्यों नहीं देता बताऊंगा। HI भी ये रिएक्शन नहीं देता पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, है ना। क्यों बताऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी, एक शख्स है HBr, जो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन देता है। ठीक है, ये रिएक्शन देगा। तो एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि फ्री रेडिकल एडिशन ऑफ एल्कीन्स जो है ना, वो भी बहुत स्पेसिफिक है। सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल एडिशन HBr देता है, वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, और कोई नहीं देता। और कोई हाइड्रोहेलोजिनेशन जो है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से नहीं होता। ठीक है, तो आइए अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या होता है। पहले इसको देखेंगे कि यहां ये क्यों देता है या कैसे देता है, ये बताएंगे, और फिर ये बताऊंगा कि ये लोग क्यों नहीं देते। हर एक केस में जाऊंगा मैं। तो पहले इसको केस फर्स्ट कहूंगा, फिर केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। ठीक है,
तो अब मैं यहां पे आपको केस फर्स्ट डील कर रहा हूं कि HBr का मैं का एडिशन शुरू करता हूं। RCH डबल बॉन्ड CH2 HBr है और साथ में पेरोक्साइड है। मान लीजिए कोई भी पेरोक्साइड यहां पे आप ले सकते हैं, पेरोक्साइड होना चाहिए, ठीक है ना। क्या क्या रिएक्शन होगा, तो इसका मैं यहां पे आपको शॉर्ट मैकेनिज्म बताऊंगा। तो आइए फिर इसका डिटेल मैकेनिज्म यहां पे देखते हैं। अब मैकेनिज्म क्या हो जाएगा इसका, देखिए कैसे ये रिएक्शन होता है। तो आप जानते हैं जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस होते हैं वो तीन तरह से, तीन स्टेप में होते हैं। पहले इनिशिएशन होता है, फिर उनका जो है क्या कहते हैं प्रोपगेशन होता है, और लास्ट में टर्मिनेशन होता है। तो पहले इनिशिएशन देखा जाए, इसका कैसे इनिशिएशन होता है। अब इनिशिएशन की जहां तक बात है तो पेरोक्साइड जो आपने लिया है वो हीट के प्रेजेंस में, है ना, होमोलिटिकली टूट जाए। होमोलिटिकली मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके टूट जाएंगे। ये चीज RO डॉट और RO डॉट में टूट जाएगी, ठीक है। मैंने यहां पे मैं ध्यान नहीं रहा, हीट लिखना भूल गया, तो HBr पेरोक्साइड और साथ में हीट होना जरूरी है, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट मैकेनिज्म बताऊंगा आपको। तो यहां पे है ना RO डॉट जो है, RO डॉट ये दो चीज टूट गई, दो चीजों में टूट गया है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपगेशन का स्टेप 1 कह रहा हूं मैं, स्टेप 1 प्रोपगेशन स्टेप 1। प्रोपगेशन स्टेप 1 क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप 1 में RO डॉट जो है वो HBr से रिएक्ट करेगा और HBr होमोलिटिकली टूट जाएगा ऐसे, ठीक है। HBr होमोलिटिकली टूट जाएगा और H डॉट और ये RO डॉट मिलके ROH बना देंगे और साथ में आपको Br डॉट मिलेगा, ठीक है। Br डॉट मिलेगा। प्रोपगेशन स्टेप 1 हुआ। प्रोपगेशन स्टेप 2 में क्या होगा, प्रोपगेशन स्टेप 2 में होगा ये जो Br डॉट है, ये Br डॉट जो है एक एल्कीन पर अटैक करेगा, इस एल्कीन पे अटैक करेगा, ठीक है। तो यहां पे आपने जो एल्कीन लिया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, यहां पे जो आपने एल्कीन लिया है, पहले ये RO डॉट में टूटा, फिर एक RO डॉट ने H डॉट निकाल लिया, Br डॉट मिला, Br डॉट इस एल्कीन पे अटैक करेगा। तो शॉर्ट मैकेनिज्म यही याद रखना है आपको कि पहला स्टेप होता है Br डॉट का अटैक, ठीक है। पहला स्टेप होता है Br डॉट का अटैक। Br डॉट अटैक करेगा, क्या बनेगा पहले समझ लिया जाए। तो Br डॉट कहां अटैक करेगा, Br डॉट वहां अटैक करेगा जहां अटैक करने के बाद ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने। अब देखिए ये एक डॉट है, एक डॉट है। आप जानते हैं कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की तरह ही हाइपर कॉन्जुगेशन से निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इस तरफ कुछ अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे। तो यानी Br डॉट को यहां जोड़ना चाहिए ताकि यहां ये वाला फ्री रेडिकल बने। तो यही होता भी है। ये जो Br डॉट है, ये जो Br डॉट है, ये Br डॉट जो है यहां आ जाएगा और ये Br डॉट यहां अटैक करेगा। मैंने याद रखिए कि यहां पर इसको फिश हुक एरो से दिखाया है। ये Br डॉट जो है यहां जुड़ेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये डॉट इधर टूटेगा। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, आप समझ लीजिए ये डॉट डॉट टूटा, ये डॉट और ये डॉट बॉन्ड बना देंगे और ये डॉट बच जाएगा, R CH डॉट CH2 Br ये बनेगा। तो क्या हुआ, RO डॉट ने Br डॉट बनाया, ठीक है, और ये Br डॉट जो है वो आपका किसी एल्कीन पर अटैक करेगा, ठीक है ना, किसी एल्कीन पे अटैक करेगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिए, इसको प्रोपगेशन स्टेप 1 नहीं कहेंगे, इसको भी ये इनिशिएशन में ही आ जाएगा। प्रोपगेशन स्टेप ये 1 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो पेरोक्साइड है ये टूटेगा RO डॉट में, RO डॉट HBr से H निकाल के एक Br डॉट बना देगा, ये Br डॉट अब एल्कीन पे अटैक करेगा। ये प्रोपगेशन स्टेप 1 है। क्यों प्रोपगेशन स्टेप 1 है मैं बताऊंगा आपको। ये Br डॉट ने जुड़ गया इससे। अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल अब एक नए HBr पे अटैक करेगा। ये H डॉट इससे जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, R CH2 Br प्लस Br डॉट। ये Br डॉट फिर से किसी नए एल्कीन पे अटैक करेगा और ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है ये फिर से
किसी नए HBr पे अटैक करेगा, फिर Br डॉट बनेगा, ये Br डॉट किसी नई एल्कीन पे अटैक करेगा। तो ये सिर्फ इनिशिएशन के लिए आया है ना, इनिशिएशन के लिए आया था। ठीक है, समझिएगा कुछ ऐसा हो रहा है कि एक बार इनिशिएट हुआ, फिर प्रोपगेशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और एक दिन जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन, दिस इज कॉल्ड प्रोपगेशन एंड दिस इज कॉल्ड टर्मिनेशन। तो हो क्या रहा है, इनिशिएशन हुआ, आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी जब आप की डालकर उसको स्टार्ट करते हैं, सेल्फ लेते हैं, तो इनिशिएशन हो गया। अब गाड़ी चलाते वक्त हर वक्त आपको सेल्फ लेने की जरूरत नहीं है, इनिशिएशन सिर्फ एक बार होता है। इनिशिएशन हो गया, फिर आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, वो आपका प्रोपगेशन है, और एक दिन आप फिर चाबी को घुमा के बाहर निकाल देते हैं, वो टर्मिनेशन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पे पेरोक्साइड हीट के साथ आरओ डॉट में टूटा, आरओ डॉट ने HBr से रिएक्ट करके पहला Br डॉट बनाया, वो Br डॉट एल्कीन पे अटैक करके एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल HBr पे अटैक करके Br डॉट, फिर Br डॉट किसी नई एल्कीन पे अटैक करके एल्काइल फ्री रेडिकल, फिर एल्काइल फ्री रेडिकल HBr पे अटैक करके Br डॉट, और ये प्रोसेस इसी तरह चलता रहेगा तब तक साइक्लिक रूप में चलता जा रहा है। आप देख रहे हैं ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, साइक्लिक तरीके से चलता जा रहा है, और ये एक दिन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो टर्मिनेशन कैसे होगा ये भी पहले देख लिया जाए, फिर आगे की बात करते हैं। अब टर्मिनेशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कई तरीके से हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रोपगेशन का, मैं शॉर्ट में, प्रोपगेशन का स्टेप नंबर 2 ये है। तो ये स्टेप नंबर 1 है, ये स्टेप नंबर 2 है। 1 2 आपस में साइक्लिक तरीके से, है ना, प्रोपगेशन को लाइव रखते हैं, ऐसे लाइव रहता है। ये प्रोपगेशन स्टेप 2 है, ये प्रोपगेशन स्टेप 1 है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। अब टर्मिनेशन कैसे होता है, टर्मिनेशन होता है कि जब कोई एक फ्री रेडिकल खत्म हो जाए तो फिर लास्ट में टर्मिनेशन होता है। जैसे फॉर इंस्टेंस मान लीजिए रिएक्शन होते ये दो ही फ्री रेडिकल है, एक एल्काइल फ्री रेडिकल, एक Br डॉट है। ठीक है, आप देख रहे हैं एल्काइल है और Br डॉट है। ठीक है, एल्काइल है, Br डॉट है, तो दो ही फ्री रेडिकल है। अगर सारे एल्काइल खत्म हो जाएं तो लास्ट में Br डॉट बचेंगे। दो Br डॉट आपस में कंबाइन करके ब्रोमीन बना देंगे और फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा रिएक्शन से, और रिएक्शन वहीं रुक जाएगा। या फिर अगर सारे Br डॉट खत्म हो जाते हैं और एल्काइल फ्री रेडिकल है तो ऐसा होगा RCH डॉट CH2Br प्लस CH डॉट CH2Br R, ये आपस में जुड़ जाएंगे, डॉट डॉट मिलके बॉन्ड बना देंगे, R CH CH2Br CH CH2Br R। ठीक है, ऐसा आ जाए तो क्या हुआ, अगर एल्काइल फ्री रेडिकल खत्म होंगे तो ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल खत्म हो गए तो एल्काइल फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे। और अगर कभी ऐसा होता है कि लास्ट में इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो जाए कि दोनों एक एक बच गए हैं और सारे खत्म हो गए फ्री रेडिकल, तो ये दोनों Br डॉट और एल्काइल फ्री रेडिकल भी आपस में जुड़ सकते हैं, और क्या बन जाएगा, ये Br डॉट यहां जुड़ जाएगा, RCH Br CH2, है ना, Br करके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको टर्मिनेशन ऐसे हो जाएगा। तो खैर फिलहाल बहरहाल हमने रिएक्शन तो देख लिया कि कैसे हो रहा है ये, इसको अब शॉर्ट में कैसे समझा जाए। एल्कीन पर Br डॉट अटैक करके एक फ्री रेडिकल बनाता है, ये फ्री रेडिकल मैं यहां बनाने जा रहा हूं। तो याद रखिए HBr में को ऐसे देखिए, H डॉट और Br डॉट के रूप में देखिए। Br डॉट सबसे पहले फ्री रेडिकल बनाएगा, इस पे Br डॉट सबसे पहले इस पे अटैक करेगा। ठीक है, वही मैंने यहां किया है, Br डॉट सबसे पहले अटैक करेगा और एल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। एल्काइल फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, एल्काइल फ्री रेडिकल वो बनेगा जो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। अब ये तो Br डॉट जुड़ गया, या ये वही है जो यहां पे है। ठीक है, बल्कि आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि ये जो Br डॉट, सबसे पहले Br डॉट जोड़िए एल्कीन में, ये बना। अब सेकेंड स्टेप तो ध्यान दीजिए, प्रोपगेशन फर्स्ट स्टेप में यही हुआ था। आप ध्यान दीजिए, प्रोपगेशन स्टेप 1 है ये, एल्कीन यहां पे मौजूद है, Br डॉट इससे जुड़ा, फ्री रेडिकल बना, सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बनाएंगे। अगर आपके पास एक से ज्यादा फ्री रेडिकल बनाने की संभावना है तो उसमें से उसको चुनेंगे जो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल होगा। फिर इस फ्री रेडिकल में, है ना, आपने यहां क्या जोड़ा है, देखिए ये H डॉट Br डॉट जुड़ा है, H डॉट आके यहां जुड़ गया है, यानी जो फ्री रेडिकल बना था उसमें सेकेंड स्टेप में H डॉट जुड़ जाता है। तो यहां पे भी यही करेंगे, जो सेकेंड स्टेप है इसका, इसमें H डॉट जोड़ देंगे, ये वही H डॉट है, H डॉट जोड़ देंगे यहां पे,
यहां जोड़ देंगे और क्या मिलेगा आपको, आर सी एच टू बी आर मिलेगा। ठीक है, ये चीज मिल जाएगी। ये मिल जाएगा। तो मैंने क्या सीखा, बड़ा सिंपल है ना, HBr और HBr अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, H प्लस यहां जुड़ता और Br जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनता वहां Br प्लस माइनस जुड़ता। लेकिन पेरोक्साइड जो है वो H प्लस और Br में तोड़ने के बजाय पेरोक्साइड की वजह से इनिशिएशन होकर ये H डॉट और Br डॉट में टूट जाएंगे। तो शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे इस मैकेनिज्म को, कि जब भी मुझे HBr डायरेक्ट ऐड करना हो तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, लेकिन अगर HBr पेरोक्साइड के साथ मौजूद है तो ध्यान देंगे, है ना, पेरोक्साइड के साथ अगर मौजूद है तो इस बात का ध्यान देना है कि वहां पे H डॉट और Br डॉट बनेगा। पहले Br डॉट जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा जहां जुड़ने के बाद सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने, और फिर उस पे H डॉट जुड़ जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरह के रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो कहीं ना कहीं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये चीज आ गई। तो एक तो क्लियर हो गया कि मैंने ये समझा दिया कि HBr कैसे रिएक्शन देता है। अब मुझे ये बताना होगा कि HF, HCl और HI जो है वो रिएक्शन क्यों नहीं देते हैं। तो आइए, है ना, इसको मैं केस नंबर 2 कह रहा हूं। केस नंबर 2, 3 और 4 डील करते हैं। अब केस सेकंड देखते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ क्या होता है। मान लीजिए आपने ये रिएक्शन लिया और यहां पे आपने HF लिया और साथ में पेरोक्साइड है और आप हीट भी कर रहे हैं। अब होगा क्या, तो आइए मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म, फिर यहां पे भी हीट है तो पेरोक्साइड टूटेगा तो जरूर और इनिशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनिशिएशन जो है वो हो जाता है। कैसे हो जाएगा, ROOR विल ब्रेक इनटू, ठीक है, ROOR विल ब्रेक इनटू ऐसे RO डॉट में ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये चीज पे ब्रेक कर गया। ये RO डॉट जब HF के साथ रिएक्ट करना चाहेगा तो यही वो स्टेप है जहां रिएक्शन नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन। रिएक्शन क्यों नहीं होगा, आप जानते हैं फ्लोरीन एक छोटा एटम है और ये बॉन्ड लेंथ H भी छोटा, फ्लोरीन भी छोटा, तो ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होती है HF की, और बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। समझ में आ रही बात आपको। ठीक है, तो RO डॉट जो है इस बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक नहीं कर पाता, तो बॉन्ड एनर्जी हाई होने से की वजह से बॉन्ड डजंट ब्रेक एंड नो इनिशिएशन टेक्स प्लेस। तो इसमें किसी तरह का इनिशिएशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें इनिशिएशन नहीं होगा। तो अगर इनिशिएशन नहीं होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन होगा। अब पेरोक्साइड का कोई रोल ही नहीं रह गया, क्योंकि पेरोक्साइड वो नहीं कर पाया जो इसको करना चाहिए था। तो सिंस पेरोक्साइड का रोल नहीं रह गया तो फिर ये HF जो है कैसे ऐड होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, जो कि एल्कीन्स का नॉर्मल रिएक्शन होता है। नॉर्मली एल्कीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देते हैं, तो वो नॉर्मली ऐड हो जाए। यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, वहां जहां जुड़ने के बाद सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बने, और फिर फ्लोराइड सेकेंड स्टेप मैंने बढ़ाया आपको कि नॉन सेलेक्टिव होता है, जितने भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल हैं वो सारे जुड़ जाएंगे इससे। तो यहाँ अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल के नाम पर सिर्फ फ्लोराइड आयन है, वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा। तो ये चीज तो मैंने आपको जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नंबर 2 में बताई है। तो कोई भी आपका HF जो है पेरोक्साइड हो ना हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देगा, याद रखिएगा। जबकि HBr जो है वो पेरोक्साइड के साथ फ्री रेडिकल एडिशन देता है, लेकिन HF पेरोक्साइड होने के बावजूद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, क्योंकि यहां पर रिएक्शन इनिशिएट नहीं हो पाता है। एग्जैक्टली सेम रीजन HCl के साथ भी होगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया आपको कि HF पेरोक्साइड के होने के बावजूद इनिशिएशन नहीं हो पाता, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है।
सेम रीजन HCl के साथ होगा, HCl भी रिएक्शन नहीं देगा और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, तो वही चीज यहां पे भी हो जाएगी। अब मैं इस चीज को है ना मैं लिख देता हूं यहां पे, केस नंबर थर्ड कहते हैं इसको, थर्ड कहते हैं। क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी एल्कीन को लेते हैं और उसको आप HCl और पेरोक्साइड से ट्रीट करते हैं और साथ में उसको हीट भी कर देते हैं, इसके बावजूद क्या होगा, तो इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा। मैकेनिज्म ये होगा कि ROOR जो है हीट करने पे ऐसे डॉट डॉट में टूट तो जाएगा, RO डॉट में टूट तो जाएगा, ठीक है, RO डॉट में टूट जाएगा, लेकिन ये जो RO डॉट है ये HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, नहीं रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी भी है ना बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, बॉन्ड एनर्जी इज वेरी हाई, हेंस नो इनिशिएशन, कोई इनिशिएशन नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, तो फिर ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे, यानी बिल्कुल जैसा अभी मैंने यहां बताया था वैसा ही होगा। जैसा मैंने पहले रिएक्शन नंबर 2 में प्रॉपर्टीज के बताया कि कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है एल्कीन में, पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, उस कहां ऐड होगा, जहां ऐड होने के बाद सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, ऐसे तो ये सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना, और फिर ये जो Cl माइनस है ये इसमें ऐड हो जाएगा ऐसे, ठीक है, Cl माइनस ऐड हो जाएगा और आपको ये मिलेगा RCH3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, Cl मिल जाएगा, ठीक है ना, Cl यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दूसरा स्टेप जो है में जो भी अवेलेबल न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो जुड़ जाएंगे। तो क्या सीखा मैंने कि HF और HCl पेरोक्साइड होने के बावजूद इनका इनिशिएशन रिएक्शन नहीं हो पाता, इसलिए ये फ्री रेडिकल एडिशन नहीं देते हैं बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, ठीक है, जबकि ये जो है ना एडिशन जो है फ्री रेडिकल एडिशन देता है, फ्री रेडिकल एडिशन देता है। ये कैसे देता है मैंने सिखाया था अभी, एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है। अच्छा, HI के साथ ऑल टुगेदर डिफरेंट केस है, केस नंबर 4 कहेंगे इसको। जब आप HI के साथ रिएक्शन कराएंगे पेरोक्साइड का, तो मान लीजिए एल्कीन है, तो अगर आप इसको HI और पेरोक्साइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो यहां कुछ और ही गेम हो जाएगा, क्या है ना, आप जानते हैं कि आयोडाइड जो है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और पेरोक्साइड जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों आपस में ही रिएक्शन करते हैं और एल्कीन से कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो यहां पर बेसिकली है ना ये रिएक्शन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन होने लगता है, रेडॉक्स रिएक्शन होने लगता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो रिएक्शन किसी और ही दिशा में चला जाता है, ठीक है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन होता है, ऐसे पेरोक्साइड जो है वो जनरली है ना ROR में चेंज करेगा और नेसेंट ऑक्सीजन, और ये जो है HI नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O और प्लस आयोडीन में चेंज कर जाएगा। अगर आप इसको दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या, ROOR प्लस ट्वाइस HI कट गया, चेंजेस इनटू ROR प्लस H2O प्लस I2, ठीक है। अब होता क्या है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ -1 स्टेट में और यहाँ पे -2 स्टेट में है, -2 स्टेट में, तो -1 से -2 यानी क्या हुआ है, रिडक्शन, और आयोडीन -1 से कहां चला गया है, 0 स्टेट पे, यानी क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो बेसिकली ये आपस में ही रेडॉक्स रिएक्शन करने लगते हैं और इनका एल्कीन से कोई लेना देना नहीं रह जाता, रेडॉक्स रिएक्शन होने लगता है इनके बीच में। तो मैंने ये जो 9th रिएक्शन है ये बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया है। क्या समझाया है कि फ्री रेडिकल एडिशन इन एल्कीन जो है वो बहुत ही तगड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फ्री रेडिकल एडिशन इन एल्कीन सिर्फ और सिर्फ HBr देता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ पेरोक्साइड के साथ देगा। बाकी HF पेरोक्साइड के साथ पेरोक्साइड होने के बावजूद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा। HCl जो है वो पेरोक्साइड के साथ पेरोक्साइड मौजूद हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन इनिशिएट नहीं कर पाते। और इस केस में तो बिल्कुल विचित्र चीज होती है, यहाँ पेरोक्साइड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करके रेडॉक्स रिएक्शन देने लगते हैं, ठीक है। अब इस चीज जो फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है HBr का पेरोक्साइड के प्रेजेंस पे, आइए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो सके। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं जो मिक्स्ड है, मतलब दोनों तरह के कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन पे है।
तो देखते हैं आप जज कर पाते कि नहीं। अब देखिए HBr है और पेरोक्साइड नहीं है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, कहां? वहां जहां ऐड होने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, यहाँ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ऐसे टूटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, फिर Br माइनस इससे जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया HCl, H प्लस Cl माइनस। ठीक है, फिर HCl तो चाहे पेरोक्साइड हो ना हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही देते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही H प्लस यहाँ ये ऐसे टूटेगा, यही चीज बनेगी और फिर है ना इसमें Cl माइनस ऐड हो जाएगा और ये चीज जो है ना ऐसे Cl ऐड हो जाएगा, तो ये बना। HBr पेरोक्साइड के साथ है तो ये एडिशन फ्री रेडिकल देगा, फ्री रेडिकल एडिशन देगा। ठीक है, और ये लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक देंगे। ठीक है, तो एडिशन फ्री रेडिकल होगा, तो फ्री रेडिकल एडिशन में अब H डॉट और Br डॉट समझ लीजिए, और पहले Br डॉट जुड़ता है, जैसा अभी मैंने मैकेनिज्म में बताया। पहले Br डॉट जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा? वहां जहां सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने, तो ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल काफी स्टेबल होता है, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ Br जुड़ जाएगा और ये Br यहां जुड़ा और ये टूटा, यहाँ डॉट लग गया, ये बना। अब H डॉट यहां जुड़ जाएगा। ठीक है, H डॉट जो है वो यहां जुड़ेगा, H डॉट ऐसे जुड़ जाएगा और ये चीज आपको ये मिल जाएगी। तो थोड़ा सा बारीक सा फर्क है, देख रहे हैं आप, है ना? पहले Br सेकेंड नंबर कार्बन जुड़ा था, यहाँ फर्स्ट नंबर कार्बन जुड़ेगा, तो पेरोक्साइड से यही डिफरेंस आता है। पुराने जमाने में इसको कहते थे कि ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, मतलब ये जो Br है वो लेस हाइड्रोजन वाले के पास गया है, तो इसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते थे, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते थे। और नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर हाइड्रोजन, जैसा यहाँ हुआ है, तो इसको एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते थे। लेकिन आपको ये उस समय इसलिए कहा जाता था, एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कहते थे, और पेरोक्साइड से ये जो पलट जाता था, Br इस तरफ आ जाता था, लोग इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते थे कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट कहा जाता था, या इसको खराश इफेक्ट भी कहते थे, खराश इफेक्ट भी कहते थे। ठीक है, इस इफेक्ट को जहां पे पहले Br है ना वहां जुड़ता है, जहां भाई नॉर्मल HBr आप जोड़ेंगे तो वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, लेकिन अगर पेरोक्साइड डाल देंगे तो उधर जुड़ने लगेगा जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो लोग इसको कहते परेशान होते पहले कि अरे ये क्या है, पेरोक्साइड डालने से इफेक्ट पड़ा है, तो इसको लोग पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट कहते थे, है ना। और इस प्रोडक्ट को एंटी मार्कोनिकॉफ, उसको मार्कोनिकॉफ कहते थे। ये उस समय की बात है जब इंसान को मैकेनिज्म का बहुत ज्ञान नहीं था, लेकिन आज हमें ज्ञान है, तो ये सब खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट या मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के आप रिएक्शन नहीं करेंगे, आप क्लियर बात करेंगे कि अगर यहाँ पेरोक्साइड नहीं है HBr के साथ तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और अगर पेरोक्साइड है तो फ्री रेडिकल एडिशन है। अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, कहां ऐड होगा? जहां सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने, फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और अगर ये फ्री रेडिकल एडिशन है तो सबसे पहले Br डॉट ऐड होगा, कहां ऐड होगा? वहां ऐड होगा जहां ऐड होने के बाद सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बन रहा है, और फिर वहां जाके H डॉट ऐड हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। HCl इन पेरोक्साइड, अब देखिए HCl पेरोक्साइड यहां कुछ नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करेगा, यानी यहां पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा HCl का, तो यही चीज बनेगी जो यहां बनी है। क्या? पहले H प्लस यहां अटैक करेगा, फिर ये कार्बोकेटाइन बनेगा और फिर Cl माइनस इस पे अटैक करेगा, यही चीज बन जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, और ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। ये भी बहुत अच्छा रिएक्शन है। देखिए यहाँ पे HBr है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, और ये HBr सिर्फ देखिए और फ्री रेडिकल एडिशन देने वाला मैंने बार बार कहा है, कई बार कहा है इस रिएक्शन में, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि HBr ही है जो फ्री रेडिकल एडिशन देता है, और वो भी तब जब पेरोक्साइड हो। तो ये HBr बिना पेरोक्साइड का है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देगा, और ये पेरोक्साइड के साथ है तो फ्री रेडिकल एडिशन देगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो अगर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, कहां जुड़ता है? वहां जहां जुड़ने के बाद सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। अब आप जानते हैं यहां अगर प्लस आएगा तो 2 डिग्री, यहां आएगा तो 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बनने के लिए बॉन्ड ऐसे टूटेगा ताकि यहां प्लस आए। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल कहे जाते हैं, तो ये बनेगा प्लस, और फिर इस पे ये जो Br माइनस है ये आके जुड़ जाएगा, तो ये Br माइनस यहां जुड़ जाएगा, तो ये चीज बन जाएगी।
ये बन जाएगा। पेरोक्साइड्स के साथ क्या होगा, ठीक है, पेरोक्साइड्स के साथ क्या होगा, तो अगर पेरोक्साइड आप डाल देते हैं तो फ्री रेडिकल एडिशन होगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन में मैंने अभी बताया शॉर्ट मैकेनिज्म, H डॉट Br डॉट में तोड़ दीजिए, पहले Br डॉट जोड़िए, Br डॉट कहां जोड़िए, वहां जहां जोड़ने के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बने, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स ही स्टेबल माने जाते हैं। और फिर अगले स्टेप में आप इस पे H डॉट जोड़ दीजिए, तो यहां मैंने Br डॉट जोड़ा है तो ये Br लिखा मैंने और ये डॉट बना, फिर H डॉट जोड़ेंगे और ये यहां लग जाएगा और ये चीज बनेगी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल हुआ। इस एग्जांपल ने बहुत क्लैरिटी लाई होगी। देख रहे होंगे आप यहाँ पे आपको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट मिला है, नेगेटिव पाथ ऑफ एडेनियम गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज लेस हाइड्रोजन, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ है, वहां गया है Br जहां ज्यादा हाइड्रोजन है। पर अगेन हमने ये मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ को दिमाग में रख के नहीं किया है, ये चीज हमें मालूम है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और ये फ्री रेडिकल एडिशन है। अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ये खाली HBr है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और ये फ्री रेडिकल एडिशन होगा क्योंकि HBr पेरोक्साइड के साथ है और सिर्फ HBr ही फ्री रेडिकल एडिशन देता है, ये बात हम जानते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले H+ ऐड होगा इलेक्ट्रोफाइल वहां जहां सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बने, और आपको पता है कि ये 1 डिग्री बेंजाइल कार्बोकेटायन है, काफी स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब Br माइनस इससे जुड़ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी, ये चीज मिल जाएगी। ऐसे ही यहां पे क्या होगा, यहां पे H डॉट और Br डॉट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फ्री रेडिकल एडिशन, तो पहले Br डॉट जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा, वहां जुड़ेगा जहां जुड़ने के बाद सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल बने, तो यहां पे 1 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा। और ये 1 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है ना, अच्छा हाँ मैंने Br यहां जोड़ा, ये Br यहां जुड़ जाएगा, तो Br यहां जुड़ा, ये टूटा, डॉट होमोलिटिकली टूटा, यहां डॉट लगेगा, ये 1 डिग्री बेंजाइल फ्री रेडिकल है, काफी स्टेबल है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे H डॉट आकर जुड़ जाएगा, यहाँ पे H डॉट आकर जुड़ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने है ना लगभग एल्कीन्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एग्जॉस्ट कर लिए। हम लोगों ने लगभग 7, 8, 9 तरह के रिएक्शंस पढ़े हैं, जितने भी रिएक्शंस है ना एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज में हो सकते हैं इस लेवल पे, वो मैंने सारे डील कर लिए हैं। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही, और ये मैं कह सकता हूं कि अब मैंने इस लेक्चर में एल्कीन्स जो है वो पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। एल्काइंस के भी बहुत सारे रिएक्शंस हमने इस समय देखे, जैसे हाइड्रेशन रिएक्शंस है, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस जो थे वो एल्कीन के साथ साथ मैंने एल्काइंस के भी खत्म कर दिए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं एल्काइंस के जो स्पेसिफिक एल्काइंस के होते हैं, जैसे एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस का हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है, ठीक है, या साइक्लिक पॉलीमराइजेशन या लीनियर पॉलीमराइजेशन भी एल्काइंस देते हैं जो एल्कीन्स में नहीं दिखाई पड़ता। तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन तो एल्कीन्स में नहीं दिखाई पड़ता, वो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एल्काइंस में होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जो एल्काइंस देते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को लेके मैं लास्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन के आऊंगा, ठीक है, और अगला लेक्चर उसी पे होगा, एल्काइंस के ऊपर बेस्ड होगा। जो स्पेसिफिक एल्काइंस के रिएक्शन है उस पे अगला लेक्चर बेस्ड होगा और वो हाइड्रोकार्बन का लास्ट लेक्चर होगा। तो आज इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।